नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत के पहले आम चुनाव कैसे हुए, चुनावों में कौन कौन सी समस्याएं आई, और कांग्रेस पार्टी एक दल के प्रभुत्व के रूप में कैसे उभरी। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं भारत के पहले आम चुनाव। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था, और दोस्तों इसके पहले चुनाव आयुक्त को भी 1950 में ही चुन लिया गया था। दोस्तों, हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सभी को यह आशा थी कि भारत के प्रथम आम चुनाव भी 1950 में ही हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का गठन 1950 में हो गया और उसके पहले चुनाव आयुक्त भी 1950 में ही चुन लिए गए। तो सभी को ऐसा लगा कि देश के प्रथम आम चुनाव भी 1950 में ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले मतदाता सूची बनाई गई और फिर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। दोस्तों, इन दोनों कामों में ही बहुत ज्यादा समय लग गया। जब मतदाता सूची की पहली रिपोर्ट छपकर आई तो उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे। दोस्तों, इन महिलाओं के नाम अल्लाह की बेटी और फलाह की बीबी के नाम से दर्ज किया गया था। दोस्तों, चुनाव आयोग ने ऐसे नामों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इन नामों की दोबारा से सूची बनाई जाए। इन नामों की जो वोटर लिस्ट है वो दोबारा से बनाई जाए। दोस्तों, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। उनमें से केवल 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही थी। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए 3 लाख अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। दोस्तों, उस समय लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही कायम था, और दोस्तों यूरोप के भी कई सारे देश ऐसे थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे में भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का फैसला किया, जिस कारण 2 बार चुनावों को स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। दोस्तों, सभी जाति वर्गों के लोगों ने इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, जो हारने वाले प्रत्याशी थे उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को निष्पक्ष बताया। और दोस्तों, ये बात पूरे विश्व में मानी जा रही थी कि भारत की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग को बाखूबी अंजाम दे दिया था। और दोस्तों, इस प्रकार से भारत में पहले आम चुनाव संपन्न हुए और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। दोस्तों, प्रथम आम चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि जो ज्यादातर वोटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी, इसलिए इन चुनावों को 1952 के चुनाव कहा जाता है। दोस्तों, प्रथम आम चुनाव के परिणाम देखते हैं। प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली थी। कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों का लगभग 74% से ज्यादा था। दोस्तों, कांग्रेस को लगभग 45% वोट मिले थे, जो किसी भी अन्य पार्टी से बहुत ज्यादा अधिक थे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। ये विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे ज्यादा विपक्षी जो किसी पार्टी को सीटें मिली थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी 16 सीटें। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस के जीतने के क्या कारण थे। दोस्तों, पहला था स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण भी जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया और कांग्रेस को जिताया। अगला देखते हैं प्रभावशाली नेता। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई जैसे प्रभावशाली नेता थे, ताकतवर नेता थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया। दोस्तों, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई ये ऐसे नेता थे जिनकी लोकप्रियता इतनी थी कि पूरा भारत इन नेताओं को जानता था।
जो बाकी दूसरे नेता थे, दूसरी पार्टियों के जो नेता थे, उन्हें पूरा भारत की जनता नहीं जानते थे, जिस कारण भी कांग्रेस पार्टी हर बार चुनावों में जीतती थी। अगला है विशाल संगठन। दोस्तों कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में फैली हुई थी। इसका संगठन बहुत विशाल था। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत ज्यादा विशाल था। बाकी पार्टियां जो काम करने की सोचती थी, कांग्रेस पार्टी उस काम को पहले से ही कर देती थी। ये पूरे भारत में फैली हुई थी। बाकी पार्टियां पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी, जिस कारण भी कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव में जीत। अगला है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली। दोस्तों भारत ने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली अपनाई है, जिसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाता है वह चुनावों में जीत जाता है। तो यह प्रणाली भी कांग्रेस के जीतने का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। जैसे अभी हमने पहले चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने 74% सीटें जीती थी, और लेकिन उसे वोट प्रतिशत कितना मिला था, 45%। तो इससे पता चलता है कि बाकी जो विपक्ष की पार्टियां थी उनके वोट बढ़ जाते थे, जिस कारण भी कांग्रेस पार्टी हर बार चुनावों में जीत जाती थी। दोस्तों अगला है नेहरू की विदेश नीति। दोस्तों नेहरू ने गुटनिरपेक्ष जैसी नीति का समर्थन किया था, जिस कारण भी विश्व स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी थी। नेहरू एक भारत के बड़े नेता बन के उभरे थे। इस कारण भी देश की जनता ने इन पर भरोसा किया और प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी को लगातार जीत दिलाई। दोस्तों अब हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। दोस्तों जो A.O. ह्यूम था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। इसी ने ही 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों शुरू में यह पार्टी नव शिक्षित व्यापारिक वर्गों का संगठन थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 20वीं सदी में इस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इस पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया। दोस्तों क्या हुआ, 20वीं सदी में कांग्रेस पार्टी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगी, जिस कारण ये एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक और विचारधात्मक गठबंधन क्यों कहा जाता है, इसके कारण क्या है। दोस्तों पहला कारण है सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को, सभी जातियों को और धार्मिक समुदायों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। दोस्तों इस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय के नेता और कार्यकर्ता थे। दोस्तों अगला है धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों कांग्रेस पार्टी भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का समर्थन करती थी। इसका मतलब है कि पार्टी ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी और सभी धर्मों का समान महत्व रखा था। कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता था, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझा जाता, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता था। दोस्तों अगला है विचारधात्मक विविधता। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नीति और दृष्टिकोण में विचारधात्मक विविधता है। इसमें हर विचारधारा को मानने वाले लोग शामिल थे। दोस्तों इसमें वामपंथी, दक्षिणपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्रवादी, हर प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। इसमें गरीब, मजदूर, जमींदार सभी को इस पार्टी में जगह दी गई थी, जिस कारण भी कांग्रेस पार्टी एक विचारधात्मक और सामाजिक गठबंधन थी। दोस्तों अगला है समाजवाद और उदारवाद का मेल। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद और उदारवाद दोनों को अपनाया था। नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी ने उदारीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण की दिशा में कदम उठाए, जिससे पार्टी ने दोनों आर्थिक दृष्टिकोणों के बीच में संतुलन बैठाया। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में सभी का योगदान। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी नेताओं ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। इन सभी कारणों से हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधात्मक गठबंधन है।